हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये UGC नेट में पूछे गए हैं, JKPSC में पूछे गए हैं। और आई होप जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमारी ये एडवाइस रहेगी कि हमने इन टॉपिक्स को लेके पहले वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, फंडामेंटल राइट्स को लेके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ या प्रीएम्बल को लेके। तो इन वीडियो लेक्चर्स को आप पहले अच्छे से देख लें, ताकि अगर आपके अंदर कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ताकि जब आप यहाँ पे PYQs जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, जी हाँ, ये पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स में से पूछा गया है, रीट पेटिशंस को लेके। ओके, सरशोरी है, हेबस कॉर्पस, प्रोहिबिटेशन, मैंडेमस। तो आपने इनको मैच करना है। तो हमने पढ़े हैं ये फंडामेंटल राइट्स में रीट पेटिशन होती है आर्टिकल 32 के तहत, कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट रीट पेटिशन फाइल कर सकते हो, या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें मैच करना है। तो पहला यहाँ पे है, पहले के साथ कौन सा मैच होगा वो हम देखते हैं। इशूड व्हेन ए गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्फ्रिंजेस राइट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी जो उसको लीगल ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो कौन सी वहाँ पे रिट इशू की जाती है? मैंडेमस। तो एम मैंने लिख दिया आगे से। अगला है A high court order the lower court to transfer a pending matter to higher authority or court। तो इस तरह की कौन सी होती है रिट इशू होती है, जिसमें हाई कोर्ट जो है ऑर्डर करता है लोअर कोर्ट को कि वो जो है कोई भी मैटर या कोई भी केस है जो लोअर कोर्ट में हो उसको ट्रांसफ़र किया जाए हायर कोर्ट में। तो वहाँ पे होती है कौन सी रिट इशू होती है? दैट इज सेशोरी। अरेस्टेड पर्सन टू बी प्रेजेंटेड बिफोर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर कोई शख्स अरेस्ट होता है 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो कौन सी वहाँ पे रिट पिटीशन इशू होती है? दैट इज हीबियस कॉर्पस, HC लिख दिया इसके आगे। हाई कोर्ट ऑर्डर ए लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर द केस इफ लोअर कोर्ट सीम्स टू बी ओवरराइडिंग इट्स जुरिडिक्शन एरिया। यानी हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को डायरेक्ट करती है कि कोई भी जो केस लोअर कोर्ट में है वो ट्रांसफ़र किया जाए, हायर कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। क्यों? कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो लोअर कोर्ट है वहाँ उस कोर्ट की जुडिक्शन नहीं बनती है उस केस या उस मैटर को लेके। तो यहाँ पे कौन सी रिट पेटिशन होती है उसको कहते हैं प्रोहिबिटेशन। तो सही इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। ओके, पहला क्वेश्चन था ये आर्टिकल 32 में से पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज। राइट एंड ड्यूटीज़ ये दोनों चीज़ें हैं, इनके बीच में सबसे सही रिलेशन क्या है? राइट तो वो चीज़ें हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं दूसरे, ठीक। और ड्यूटीज़ जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई हैं, वो एक तरह की मॉरल ऑब्लिगेशन होती है जो आपने अपने देश के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करनी है जिससे देश की यूनिटी और देश की जो इंटीग्रिटी है वो बनी रहे। तो सही रिलेशन क्या होगा? चार ऑप्शंस दिए हैं, इसका सही रिलेशन होगा पहला, राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज़। जो राइट हैं और जो ड्यूटीज़ हैं आपस में को रिलेटिव है, इनका जो रिलेशन है एक दूसरे से मिलता है, दे आर को रिलेटिव, ये अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ओवररोड द गोलकनाथ केस डिसाइडेड इन 1967। तो 1960 में एक केस हुआ था गोलकनाथ केस, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी? उसमें सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोलूट हैं, यानी वो सुप्रीम है। वो क्या है? वो सुप्रीम है, उनको जो है पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। तो फिर पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ओवरराइड करने के लिए, यानी हटाने के लिए कौन सा अमेंडमेंट लाया था कॉन्स्टिट्यूशन में? वो लाया था 24th अमेंडमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 24th अमेंडमेंट। तो ये गोलकनाथ केस जो था ये फंडामेंटल राइट्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पे आपने मैच करना है, अलग अलग ये स्कॉलर्स हैं तो उनके क्या क्या व्यूज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो हमें इनको मैच करना है। पहला एक्सट्रीमली फेडरल। तो फेडरल क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल कि जहाँ पे सेंटर और स्टेट, यानी सेंटर के पास भी उतनी पावर होती है, स्टेट के पास भी पूरी उतनी पावर होती है, यानी बराबर पावर होती है, उसको हम कहते हैं फेडरल। डेफिनेशन होती है फेडरलिज्म की। तो ये एक स्कॉलर थे जिसने ये कहा था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है एक्सट्रीमली फेडरल है, ये बहुत, जो सेंटर और स्टेट है इनके बीच में कोई ऐसा नहीं है, पावर बराबर है। दैट इज चौथा आएगा, दैट इज पावर दैट इज पावर APPLEBY। तो पहला तो हो गया ये। दूसरा है क्वासी फेडरल। तो क्वासी फेडरल की बात किसने की थी, ये की थी KC विहारी ने बात की थी। तीसरा आपका है बार्गेनिंग फेडरल। तो ये जो क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल का मतलब है जो पूरी तरीके से फेडरल नहीं हो, ओके, यानी जिसमें ज़्यादातर पावर किसके पास रहती है, सेंटर के पास ही रहती है, दैट इज क्वासी फेडरल। फिर आपका होता है बार्गेनिंग फेडरल। तो बार्गेनिंग फेडरल की बात की थी मॉरिस जॉन ने, MJ। और लास्ट पे कोऑपरेटिव फेडरल। तो कोऑपरेटिव फेडरल की बात किसने की थी, ये की थी ग्रीनिवल ऑस्टन ने, GA। तो कोऑपरेटिव फेडरल में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट जो है वो मिल के काम करते हैं ताकि जो देश है वो आगे बढ़े, ओके। जैसे GST काउंसिल हो गया, नीति आयोग हो गया, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन D। अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनश्राइन द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, आइडियल्स मेनली इंस्पायर्ड बाय। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात लिबर्टी की करते हैं, इक्वलिटी की करते हैं और फ्रेटर्निटी की करते हैं, यानी आज़ादी, बराबरी, भाईचारा आपस में हो, तो ये चीज़ें हमने कहाँ से इंस्पिरेशन ली इन चीज़ों की, वो हमने ली है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ओके। रशियन, आयरिश, कल्चरल, और इसका सही ऑप्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये भी है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कैरेक्टर एंड अपॉर्चुनिटी, इसकी बात नहीं की है। और फर्टिनिटी, एश्योरिंग द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 की बात नहीं की गई है डायरेक्टली। तो डायरेक्टली किसकी बात की गई जब आप प्रीएम्बल पढ़ते हो, वो है जस्टिस, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिखा गया है, और लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं डायरेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। जो ऑप्शन 3 और 4 हैं ये सही नहीं है, इनडायरेक्टली मतलब हो सकता है बट डायरेक्ट नहीं है जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आप आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच केस इट वॉज डिसाइडेड दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ऐसा केस है जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो ये था, दैट वॉज ब्यूरोबेरी केस, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि जो प्रियम्बल है वो है नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट इन इंडिया। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो सेकुलर स्टेट है इंडिया उसको नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो नॉट लिखा है, ध्यान से आप पढ़िए। सिविल इक्वालिटी करेक्ट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर किसी को आज़ादी है, कोई भी वो मज़हब अपना सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। नो रिलीजियस एजुकेशन बाय स्टेट, जो कंट्री है, स्टेट है, तो स्टेट का मतलब होता है देश, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट रिप्रेजेंट ए कंट्री, तो कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं होती है स्टेट यानी देश की तरफ से। टैक्सेशन ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टी, तो ये नहीं है इसमें, तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा, ओके। अगला क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, नॉट लिखा गया है। ये हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं, कभी लिखेंगे है और कभी लिखेंगे इज नॉट। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा नहीं है। राइट टू एडवोकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, ये बिल्कुल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है जब आप पढ़ते हैं। टू डेवलप कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी आता है। द स्टेट शैल एंडिवर टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ
की बात हो रही है, न्यूट्रिशन को बढ़ाने की बात हो रही है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। कौन सा है? आर्टिकल 2930, जो डील करते हैं किसके साथ? माइनॉरिटीज़ के साथ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। ओके, अगला क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पूछे गए हैं PYQ से, यानी ये एग्जाम्स में आ चुके हैं, ऐसा नहीं है खुद से बनाए गए हैं क्वेश्चन से, ये ऑलरेडी पूछे गए हैं। अगला है, यहाँ पे रीजनिंग और एजर्शंस पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें थोड़ा करेक्शन है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिकेबल, यानी नॉन पहले आना चाहिए, तो ये टाइपिंग में बाद में आ गया। तो एजर्शन है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिकेबल। रीजन है, दे आर सपोज टू इनकलकेट ए सेंस ऑफ पैट्रियोटिक एंड सेंसिबल सिटीजनशिप। क्या ये दोनों करेक्ट हैं? बिल्कुल। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो नॉन जस्टिकेबल होती हैं, बिल्कुल सही बात है। कोर्ट में इनको आप एनफोर्स डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, हाँ थ्रू लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा इनको लाया जा सकता है। दे सपोज टू इनकलकेट ए सेंस ऑफ पैट्रियोटिक एंड सेंसिबल सिटीजनशिप। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये क्या करती हैं? इनका काम है कि देशभक्ति और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कैसे बना जाए उसके लिए काम करते हैं। ये दोनों जो हैं स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ए और आर सही हैं, लेकिन क्या ए आर को एक्सप्लेन कर रहा अच्छे से? नहीं, ये ए और आर दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर रहे। क्यों? यहाँ पे तो पहला जो स्टेटमेंट है हमारा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिकेबल, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो इसका रीज़न क्या होता है नॉन जस्टिकेबल? क्योंकि कोर्ट में वो इन्फोर्स नहीं होते, उसका वो रीज़न है। तो रीज़न इनका इन्होंने यहाँ अलग दिया है। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केम विद इन द एम्बेट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका आर्टिकल 21 है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ठीक है, जैसे राइट टू शेल्टर है, राइट ऑफ गुड रोड्स, अधिकार है हर किसी को अच्छे रोड होने चाहिए, राइट टू रेपुटेशन है, राइट टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें ये चारों आते हैं, यानी इसके एम्बेट में आते हैं। एक इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अबव कोट्स। यानी ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो खाली किसको होते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इस देश के सिटीजन है सिर्फ उनको होते हैं, जो फॉरेनर हैं उनको नहीं मिलते। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है सिटीजन्स के लिए भी होते हैं और फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और आपका ये भी फॉरेनर्स को होता है और ये भी मिलता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन सा आता है हमारा? 23 और 24 आर्टिकल्स आते हैं इसमें। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका चौथा, यानी पहला और चौथा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और दूसरा हमारा आ गया ऑप्शन 4, 1 एंड 4 इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग grounds came within the ambit of reasonable restriction put by state on the exercise of freedom under Article 19 of Indian Constitution। तो जैसे आर्टिकल 19 जो है वो किस में डील करता है? वो डील करता है फ्रीडम के रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आप पे इम्पोज की जा सकती हैं। तो क्या क्या रीज़न होना चाहिए? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो, पब्लिक ऑर्डर हो, डिसेंसी या मॉरलिटी या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी ऑप्शन वैलिड होंगे कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस पे जो आर्टिकल 19 है उस पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो ये सभी, अगर सिक्योरिटी का मसला हो, पब्लिक ऑर्डर की बात हो या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो कि कोर्ट की कोई मानहानि करे, तो ये जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। किस पे रिस्ट्रिक्शन? आर्टिकल 19 में जो आपको फ्रीडम दी जाती है उस पर। Which among the following is not included in the right to life under Article 21 of Indian Constitution as interpreted by the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट ने 21 में कौन सा ऐसा राइट है, मतलब जो 21 में नहीं आता है? ओके, जो सुप्रीम कोर्ट की जो इसमें इंटरप्रिटेशन है, कौन सा नहीं आता है? राइट टू सुसाइड, राइट टू प्राइवेसी, राइट अगेंस्ट होल्डिंग, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग एंड राइट टू गुड हेल्थ। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा,
राइट टू सुसाइड, यानी ये नहीं आता है। बाकी जो है आर्टिकल 21 में आते हैं, यानी सुसाइड करने का अधिकार, ये नहीं आता। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द पार्ट ऑफ, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये किसका हिस्सा है? प्रियम्बल का है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, फंडामेंटल राइट्स का है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज? तो ये जो है ये हिस्सा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी आर्टिकल 44 डील करता है इसको। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एज enshrined in the Constitution of India. Which of the above are Gandhian principles that are reflected in the directive principle of state policy? अब इसमें क्या है, ये सभी जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। इनमें से कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल है? ठीक है, यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। तो पहला है सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहला तो ये हो गया, ये नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, बिल्कुल गांधी जी इनकी बात करते थे। प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज, इसकी भी बात करते थे, और इसका सही ऑप्शन होगा 2 और 3। ओके, अगला क्वेश्चन 2 और 3 है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है? प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, देखिए ये नहीं है क्योंकि ये है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 23 और 24 के जो डील करता है। तो दूसरा है प्रोहिबिटेशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो ड्रग्स वगैरह पे या इस तरह की चीज़ों पे बैन हो, तो प्रोहिबिटेशन हो, बैन हो, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2। ओके, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है, ये नॉन जस्टिकेबल होते हैं, मतलब डायरेक्ट इन्फोर्स नहीं होते, लेकिन एक तरीके की ये फिलोसफिकल गाइडलाइंस होती हैं कि एक स्टेट को कैसे काम करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। सो दीज आर द, यू कैन से, द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनी स्टेट टू रन ए गवर्नमेंट। एक सरकार को चलाने के लिए किस तरह के गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तो उनकी बात होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। अगला क्वेश्चन, which one of following fundamental duty is inserted by 86 constitutional amendment in article 51A? जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया, मतलब डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन सी थी वो आपको पता होनी चाहिए, वो है हमारे पास ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन बाय पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन, यानी जो पेरेंट है वो अपने बच्चों को क्या करें, उनको एक मौका दे प्राइमरी स्कूलिंग करने का, यानी पढ़ने का एक मौका दे। तो दैट वाज ड्यूटी विच वाज इंसर्टेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वैसे भी जो RTE है, राइट टू एजुकेशन है, ये क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है आज की डेट में। आर्टिकल 21A जो है वो डील करता है इसमें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बिल्कुल सही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इट इज़ प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट हैं ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं और एनफोर्स होते हैं। इट कैन बी चेंज बाय कॉमन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, तो फंडामेंटल राइट्स को हम कॉमन लेजिस्लेटिव प्रोसेस से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको अगर आपने बदलना है तो इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। पार्लियामेंट में बिल लाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और किस आर्टिकल के तहत लाया जाता है वो, आर्टिकल 360